एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, वैसे तो हमने जो लेखक परिचय था वो पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम कर रहे हैं +2 यानी 10-2 का बाजार दर्शन पाठ और उसके अभ्यास के प्रश्न। आइए जल्दी जल्दी एक बार जीवन परिचय को फिर से पढ़ लेते हैं। उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनके मामा ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर में के गुरुकुल में हुई थी। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से ग्रहण की। 1921 में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़ करके असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अंत में ये स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। इनकी साहित्य सेवा के कारण 1984 में इन्हें भारतीय सम्मान से मिला। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनका देहांत सन 1990 में हो गया था। भाई इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास है परख नाम, स्वामी सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धने और मुक्तिबोध। कहानी संग्रह इनके भाई एक वातायन, एक रात, दो चिड़िया फांसी और भाई नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। निबंध संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार प्रतिष्ठित हुए हैं। इन्होंने अपने उपन्यास व कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोविज्ञान कथाधारा का प्रवर्तन किया है। जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। इन्होंने सरल एवं अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति व दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इन्होंने गांधीवादी चिंतन, दृष्टि व सरल एवं सहज उपयोग जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में किया है। ऐसा अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि को भी अपनी रचनाओं में मुखर रूप में अभिव्यक्त किया है। भाषा शैली। जैनेन्द्र जी की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज एवं भावानुकूल है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है, परंतु तद्भव और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी अत्यंत सहजता के साथ हुआ है। आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों को। भाई बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। भाई बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति फिजूल की खरीदारी करता है। वह उस सामान को खरीद लेता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। वास्तव में जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान खत्म कर देता है, लेकिन जब वह जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उसे मूर्ख बना दिया है। जादू के उतरने पर वह केवल आवश्यकता का ही सामान खरीदता है ताकि उसका पालन पोषण हो सके। अगला प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। भाई बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है कि उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। वे चौक बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं। बाजार की चकाचौंध उन्हें भौचक्का नहीं करती है। उनका मन भरा हुआ होता है, अतः बाजार का जादू उन्हें बांध नहीं पाता है। उनका मन अनावश्यक वस्तुओं के लिए विद्रोह नहीं करता। उनकी जरूरत निश्चित हैं। उन्हें जीरा व काला नमक खरीदना होता है तो वे केवल पंसारी की दुकान पर रुककर अपना सामान खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो है ना जीवनचर्या है ना वो संतुलित होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और साथ में लगा घंटे वाला बटन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाजार उपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये। बाजार उपन से तात्पर्य है कि बाजार की चकाचौंध में खो जाना, केवल बाजार पर निर्भर रहना। वे व्यक्ति ऐसे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो हर वह सामान खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती है। वे फिजूल में सामान खरीदते रहते हैं, अर्थात वे अपना धन और समय नष्ट करते हैं। लेखक कहता है कि बाजार की सार्थकता तो केवल ज़रूरत का सामान खरीदने में ही होती है, तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति यानी खरीदने की ताकत। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। तो आप इसे कहाँ तक सहमत हैं? भाई यह बात बिल्कुल सही है कि बाजार किसी भी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि खरीदार औरत है, मर्द है, हिंदू है, मुसलमान है, उसकी जाति क्या है या वह किसी क्षेत्र विशेष से है। बाजार में उसी को महत्व मिलता है जो अधिक खरीद सकता है। यहाँ हर व्यक्ति ग्राहक होता है। इस लिहाज से यह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आज जीवन के हर क्षेत्र, नौकरी, राजनीति, धर्म और आवास आदि में भेदभाव है। ऐसे में बाजार हर एक को समान मानता है। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि बाजार का उद्देश्य सामान बेचना होता है। अगला प्रश्न है, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रकार का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई हो। तो देखिए भाई, जब पैसा शक्ति का परिचायक के रूप में प्रतीत नहीं हुआ तो समाज में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत नहीं हुआ। निठारी कांड में पैसे की ताकत साफ दिखाई देती है। गरीब बच्चों को मारकर दुखस्ताने वाले के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाता है, यानी दुखी करने वाले और सताने वाले पर, दुख देने वाले और सताने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। ये मिस प्रिंट अभी थोड़ा देख लेना। तथा उसे दोषी करार भी दिया जाता है। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, समाज में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। जेसिका लाल हत्याकांड में अपराधी के अपार धन खर्च करने के बाद भी सजा मिली। इस प्रकार ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कहूँ स्थिति का जिक्र आया है, यानी मन की कौन सी स्थिति का जिक्र आया है। आप ये मिस प्रिंट है इसमें देख लेना। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन करो भाई। मन खाती हाँ, मन खाली न हो, मन बंद रहे, मन में नकार हो। तो इसमें से कौन सा हो भाई? उत्तर बनेगा इसका मन क्या हो? खाली न हो। कई बार तो मन करता है कि बाजार जाकर इस उपभोक्ता संस्कृति के अंग बन जाएं और सारा सामान खरीद लें ताकि बाजार का प्रभाव हम पर भी पड़ सके। दूसरा, लेकिन कभी कभी मन खाली नहीं होता है, तब भी उस पर एक प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वह नहीं चाहता कि कुछ खरीदा जाए। ऐसा कई बार ऐसी भी स्थिति आई है कि मन हर तरह से बंद रहता है, अर्थात जो कुछ भी हो रहा हो उसे चुपचाप देखते रहना। ज़रूरत हो तो ले लिया, वरना नहीं। भाई, मन में नकारने की स्थिति भी रही है। बाजार से यह सामान लेना ही नहीं है क्योंकि शॉपिंग मॉल में बहुत महंगा मिलता है। लेना ये क्योंकि शॉपिंग महंगा मिलता है। वस्तुतः इस स्थिति में मन बाजारवादी संस्कृति का विरोध
करता है। अगला प्रश्न है भाई, बाजार दर्शन पाठ के में किस प्रकार के ग्राहकों की विशेषताएं बताएं कि आप स्वयं की किस श्रेणी में अपने आप को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं। बाजार दर्शन पाठ में कई प्रकार के ग्राहकों की बातें हुई हैं, निम्नलिखित हैं भाई। परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक होते हैं भाई, तो ये मिसप्रिंट है भाई। खाली मन व भरी जेब वाले ग्राहक होते हैं, खाली मन व खाली जेब वाले ग्राहक होते हैं, भरे मन वाले ग्राहक होते हैं, मितव्ययी व स्वयं ग्राहक होते हैं, अपव्ययी व असंयमी ग्राहक भी होते हैं, बाजार का बाजारूपन बहाने वाले ग्राहक भी होते हैं। मैं स्वयं को भी मन वाला ग्राहक समझता हूँ, क्योंकि मैं वे ही वस्तुएं बाजार से खरीद कर लाता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। माल की संस्कृति, सामान्य बाजार की और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर में आपको किस तरह के बाजार में नज़र आती है? आज बाजार मुख्यतः 3 संस्कृतियों में बटा नज़र आता है। वास्तव में इन्हीं 3 संस्कृति के बाजार आज पूरे देश में फैले हुए हैं। माल की संस्कृति और सामान्य बाजार की संस्कृति में बहुत अंतर है। इसी प्रकार सामान्य बाजार में और हाट में काफ़ी अंतर होता है। सबसे महंगा माल है क्योंकि इसमें ब्रांडेड वस्तुएं बेची जाती हैं, जबकि सामान्य बाजार में स्थानीय मार्का का सामान मिलता है। और हाट में संस्कृति की निम्न मध्य में रहेगी। हाट होते हैं वो जो बाजार लगाए जाते हैं ना, जो बुध बाजार, बृहस्पतिवार बाजार, शुक्र बाजार, जिस तरह से बाजार रहते हैं उसको हाट कहते हैं भाई। प्रचलित है हाट मुख्यतः ग्रामीण बाजार संस्कृति में है। परचेजिंग पावर तो मात्र माल में ही नजर आती है। लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता से अधिक शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या इस बात सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हाँ, इस विचार से पूर्णतः सहमत है। कभी कभी बाजार हमें आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। आमतौर पर देखा गया कि जब ग्राहक अपनी आवश्यकता को बताता है तो दुकानदार उस वस्तु के दाम बढ़ा देता है। हाल में ही चीनी के दामों में भारी उछाल आया था क्योंकि इसकी कमी का अंदेशा था तथा यह आम आदमी की ज़रूरत की वस्तु थी। स्त्री माया न जोड़े तो माया शब्द किस और संकेत कर रहा है? इसमें स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है भाई। ये प्रकृति प्रदत्त आएगा, ये मिसप्रिंट है भाई। वे कौन कौन से तथ्य हैं जो हमें विवश कर देते हैं? कबीर जैसे कालजयी कवियों ने माया को स्त्री माना है। हाँ, जैनेंद्र ने माया शब्द का अर्थ पैसा, रुपया बताया है। और लेखक कहता है कि परिस्थितियों के कारण ही स्त्रियां पैसा जोड़ती हैं, वरना पैसा जोड़ना तो सीखी ही नहीं है। स्त्रियां कई परिस्थितियों में पैसा जोड़ने पर विवश हो जाती हैं, यथा बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी की पढ़ाई के लिए, गहने आदि बनवाने के लिए, बैंक कार्ड डाकखाने मासिक किस्त जमा करने के लिए, घर की जरूरत को पूरा करने के लिए, भविष्य में होने वाले वैवाहिक उत्सवों के लिए। आगे छोटे प्रश्न भाई, बाजार दर्शन के आधार पर बताइए कि पैसे की पावर का रस किन 2 रूपों में प्राप्त किया जाता है? तो भाई पैसे की पावर का 2 रूपों में किया जाता है। एक तो भाई संपत्ति, कोठी, कार, सामान आदि देखकर, संयमी बनकर और पैसे की बचत करके। इसमें मनुष्य के पैसे की गर्व से फूला रहता है तथा उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। कैसे लोग बाजार से न सच्चा लाभ उठा पाते हैं और न उसे सच्चा लाभ दे सकते हैं? वे बाजारूपन को बढ़ाते हैं कैसे? लेखक कहता है कि समाज में कुछ लोग क्रय शक्ति के बल पर बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं, परंतु उन्हें अपनी ज़रूरत का पता नहीं होता है। ऐसे लोग बाजार में न सच्चा लाभ उठा पाते हैं और न दे सकते हैं। वे धन के बल पर बाजार में कपट को बढ़ावा देते हैं। वे समाज में असंतोष बढ़ाते हैं। वे सामान्य लोगों के सामने अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे शान के लिए उत्पाद खरीदते हैं। इस प्रकार वे बाजारूपन को बढ़ाते हैं।
बाजार का जादू क्या है, उसे चढ़ने उतरने पर मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ता है। बाजार दर्शन पर के पाठ पर आधार बताइए भाई बाजार की तड़क भड़क और वस्तुओं के रूप सौंदर्य जब ग्राहक खरीदारी करने पर मजबूर हो जाता है तो उसे बाजार का जादू कहते हैं। बाजार का जादू तब सिर पर चढ़ता है जब मन खाली होता है और मन में निश्चिंत भाव न होने के कारण ग्राहक हर वस्तु को अच्छा समझता है तथा अधिक आराम व शान के लिए गैर जरूरी चीज़ें खरीदता है। इस तरह वह जादू की गिरफ्त में आ जाता है और वस्तु खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि वैसी चीज़ें आराम में मदद नहीं करती बल्कि खलल उत्पन्न करती हैं। इसे झुंझलाता है परंतु उसके स्वाभिमान को सेक मिल जाती है। इसका प्रतिपाद्य बताइए भाई पाठ का, बाजार दर्शन पाठ का। तो भाई बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिक एवं साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझने में बेजोड़ है। लेखक अपने परिचित मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करता है कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझ करके बाजार का उपयोग करें तो वह लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर के सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में, कहीं किस्सागोई की तरह अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्रियों को भी नीतिशास्त्र बताया है। तो भाई विद्यार्थियों, ये हमने जो मुख्य प्रश्न थे इस पाठ के कर लिए हैं, जिनको आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और करते रहिए अपना सिलेबस। इसी तरह से मिलते हैं अगले लेसन के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।